तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। जो नया बैच आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च 2023 से, उसकी पहली क्लास कहें आप या इंट्रोडक्शन क्लास कहें या इसको डेमो आप कहना चाहें, तो इस क्लास में हम कैसे उस क्लास को उस बैच को कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। किस प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई होगी आप उसको भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो मैं अपने सीधे टॉपिक पर आऊँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उससे पहले जो बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही औपचारिक बात है, वो भी कर लिया जाए कि आप लोग प्राविधिक कला करके आए हैं और आपको टीजीटी की तैयारी करनी है। तो टीजीटी की परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं। सिलेबस आप सब लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन एक मोटा माटी सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेंगे, फिर हम अपने मुद्दे पर आएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। और पहला जो हमारा टॉपिक है कला विषय का परिचय, उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक सामान्य सा ब्रीफ देखेंगे जो आप तैयारी करने जा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। और फिर जब हम इस टॉपिक को कर लेंगे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आखिरी में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कितने समय तक चलेगा, क्या क्या इसमें लाभ आपको मिलने वाले हैं, इन सबकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक सामान्य सा परिचय, हाँ, एक सामान्य सा परिचय आप लोग देखेंगे कि क्या है। ये जो बातें मैं अभी बताऊंगा इनमें से अधिकांश बातें आप लोग जानते हैं, फिर भी एक औपचारिकता है कि बताना है। आप लोगों ने टेक्निकल आर्ट किया होगा, जाहिर सी बात है, और साथ में आप ग्रेजुएट होंगे, ठीक है ना, साथ ही में आप ग्रेजुएट होंगे। और इन दोनों डिग्रियों को मिला करके आप टीजीटी कला देने के लिए योग्य हैं, ठीक है ना। टीजीटी कला ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। साथ ही साथ जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वह लोग भी इस बैच का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा ही अंतर है। अभी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन पीजीटी की योग्यता थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। तो पीजीटी के भी अगर कुछ साथी होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख देंगे कि सर मैं पीजीटी का हूँ, तो मैं किसी क्लास में थोड़ा सा पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर दूंगा। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे टीजीटी पर। टीजीटी की जो परीक्षा होती है साथियों, मैंने बताया कई बार क्लासेस में कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा होता है, यानी कि इसमें अल्टरनेटिव सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 125 प्रश्न का ये पेपर होता है, हाँ। हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, तो इसका मतलब 500 नंबर का पेपर होता है। 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2021 में जो वैकेंसी आई वहां से एक नई रिवायत स्टार्ट हुई कि अब इंटरव्यू नहीं होगा। उससे पहले इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू जब होता था तो कट ऑफ इसकी कम जाती थी, लेकिन जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो इसकी कट ऑफ 2021 में बहुत बढ़ गई अचानक से। हमने कई अपने सेमिनार और वीडियोज में इसकी चर्चा की है कि कट ऑफ बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। एक तो इंटरव्यू का हटना, दूसरा बहुत सारे लोगों का एक साथ में प्राविधिक कला कर लेना जिससे कंपटीशन बढ़ गया है, और तीसरा कला की पढ़ाई पहले से अब बेहतर हो गई है। पहले जल्दी किताबें नहीं मिलती थी, अध्यापक ढूंढे मिलते थे। अब बहुत सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी किताबें हो गई हैं, तो संसाधन की उपलब्धता बड़ी आसान हो गई है। तो ये सभी मिल करके टीजीटी कला के सिलेक्शन को कठिन बनाते हैं, कंपटीशन को मजबूत करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य सा परिचय है जिस परीक्षा में आप आए हैं और जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक सेमिनार टाइप का, उसमें मैंने समझाया था पूरा बातचीत सिलेबस को लेकर के और पेपर के प्रकृति को लेकर के, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बहुत विस्तृत चर्चा किया था, कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, और जो प्राविधिक कला इस बार एग्जाम दिए हैं वह लोग कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो इस बार प्राविधिक कला का पेपर दिए होंगे वह तो 2022 वाले वैकेंसी में होंगे नहीं, ठीक है ना। यानी कि वह अभी इंतजार करेंगे लगभग में साल 1.5 साल, तब कोई वैकेंसी आएगी और फिर वो परीक्षा में अपेयर हो पाएंगे। तो इतने लंबे समय तक वो कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, और मैं प्रयास करूंगा कि उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो एक सामान्य सा परिचय कि आपने प्राविधिक कला कर लिया है और अब आप टीजीटी देने के लिए एलिजिबल हैं।
और उसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं अपने टॉपिक पर आऊँ, कला विषय के परिचय पर आऊँ, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस परीक्षा में लोग तैयारी करने का जो तरीका अपना रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ अपना रहे हैं ज़्यादातर लोग। और वो तरीका ये है कि उनको लगता है कि चूंकि विकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं तो रटने से काम बन जाएगा, या केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर का रिवीजन करने से काम बन जाएगा। तो ये विचार गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पाएगी। जो मेरा अनुभव है, आपको इस पूरे विषय वस्तु का कंप्लीट थ्योरी पढ़ना होगा। कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अगर आप कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। जैसे आप देखते हैं मेरे इस चैनल पर मैं सुबह शाम रिवीजन करवाता हूँ, जिसका कोई फीस नहीं पड़ता, यानी कि फ्री क्लासेस होती हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर का रिवीजन होता है। वो रिवीजन उनके लिए ज्यादा काम आएगा जिन्होंने थ्योरी पूरा पढ़ रखा है, यानी कि जिसके दिमाग में पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू है। और अगर कोई सोचे कि सिर्फ उस रिवीजन को देख करके ही सफलता हो जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल है। हो सकता है इक्का दुक्का किसी का हो जाए, लेकिन वो किसी विशेष परिस्थिति की बात होगी, वो एक सामान्य बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है। अब अगर कंप्लीट थ्योरी आप खुद से पढ़ पाते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राविधिक कला वाले हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, तो कला के विषय में ना तो उनकी रुचि है और ना ही वो जो छोटे छोटे शब्द है उनका ज्ञान है कि टेम्परा क्या होता है, वास क्या होता है, हाँ, कला की तकनीकियां क्या होती हैं, कला के शब्द से वो परिचित नहीं है। तो ये विषय उनको बड़ा बोरिंग लगता है। और इसके पीछे एक कारण और है कि जो किताबें कला में है, जो कंटेंट है, वो बहुत अच्छे से लिखे नहीं गए हैं। इसलिए आप कई बार खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, बोरियत फील होने लगती है। तो ऐसे में आप किसी भी अध्यापक को अप्रोच कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकेला पढ़ाता हूँ, बहुत सारे अध्यापक हैं जो टीजीटी कला पढ़ाते हैं। जिसकी भाषा आपको ठीक लगे, जहां पर लगे कि जो बात डिलीवर हो रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है, तो उनसे पूरी कंप्लीट थ्योरी आप पढ़ लीजिए। अगर मेरी समझ में आती है तो मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ जाइए। या खुद से पढ़ पाए तो खुद से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरत है कि पूरा का पूरा सिलेबस एक बार थ्योरी कंप्लीट पढ़ा जाए, तभी उसका फायदा आप लोग ले पाएंगे। ठीक है ना। अब हम एक बार मोटा माटी सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पर कि सिलेबस में आपसे पूछा क्या जाएगा। और टीजीटी और पीजीटी में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर भी हम लोग स्पष्ट कर देंगे, टीजीटी और पीजीटी में। तो जो टीजीटी का सिलेबस है साथियों, उसमें जो आपका सिलेबस है, मैं एग्जैक्टली हूबहू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने लिखा है और आप लोग जानते भी हैं। मैं बता रहा हूँ कि पूछा क्या जाता है। सबसे पहली बात तो जो प्रागैतिहासिक कला आपकी है, जो आपकी प्रागैतिहासिक कला है, प्रागैतिहासिक कला का मतलब ऐसा कालखंड जब इंसान लिपियों के बारे में नहीं जानता है, वो आखेटक है, वो कोई बस्तियां नहीं बनाता है, यहाँ वहां घूमता है, हाँ, आखेटक है, भोजन का संग्राहक है। ऐसे समय में उसने क्या क्या कलाकारियां की, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली टीजीटी कला में आपको कला का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ना है, कि जो मानव जीवन के साथ स्टार्ट होती है, जो मानवीय सभ्यता के साथ स्टार्ट होती है, उसी के इतिहास को आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे प्रागैतिहासिक गुफाएं आपको मिल जाएंगी जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। बहुत सारी गुफाएं होंगी जो आपको पढ़ना होगा, जैसे मिर्जापुर की गुफा, होशंगाबाद की गुफा। ठीक है ना। तो इन सब गुफाओं का आपको, भीमबेटका की गुफा है, इन सब गुफाओं का आपको अध्ययन करना होगा प्रागैतिहासिक कला में। प्रागैतिहासिक कला से जब मामला आगे बढ़ेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। क्या आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इंसान किस तरीके से रहता था, वहां पर वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। इससे कला के अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ का जो समाज का व्यवस्था है, रख रखाव है, उनसे भी कई बार आपकी कला में कला के एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता आपको समझना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत की जो प्राचीन गुफाएं हैं, भारत की जो प्राचीन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा, अजंता, हाँ,
अजंता, एलोरा, सिगरिया, सित्तनवासल, इन सब गुफाओं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये हो गया प्राचीन गुफाएं। प्राचीन गुफाओं के बाद में आपको लघु चित्रकला जहां से प्रारंभ होती है, यानी कि पाल शैली, पाल शैली, इसके साथ ही साथ आपको जैन शैली, पाल शैली एवं जैन शैली पढ़ना होगा। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, पाल शैली एवं जैन शैली से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राजस्थानी कला, राजस्थानी कला, राजस्थानी के बाद में आप लोग पढ़ेंगे मुगल कला। हाँ, मुगल कला आप पढ़ेंगे। मुगल कला में ही जो उसकी दक्षिणी कला है वो भी सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है ना। मुगल कला के बाद में आप देखेंगे पहाड़ी कला, पहाड़ी कला, ठीक है ना। मुगल के बाद में आप देखेंगे पहाड़ी कला, उसके बाद में आप देखेंगे कंपनी शैली, कंपनी शैली। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कई सारे, जैसे काली घाट के पटुआ चित्र, उड़ीसा के पटुआ चित्र, हाँ, तंजौर के। तो ये छोटी छोटी शैलियां विकसित होंगी, क्योंकि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें बदलाव होगा। जब मुगल सत्ता टूटेगी, हाँ, तो क्या होगा, एक केंद्रीयकरण समाप्त होगा, तो हर तरफ उसका असर देखने को मिलेगा। जैसे सत्ता विकेंद्रित होती है तो कलाएं भी विकेंद्रित होने लगती हैं। तो वो आपको छोटे छोटे शैलियों के रूप में, या पहाड़ी कला या जो कंपनी शैली देख रहे हैं, ये भी मुगल के बर्बाद होने का एक प्रतीक है, ठीक है ना। क्योंकि औरंगजेब ने कला विभाग को पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हुए उन्होंने भी उसके संरक्षण का कोई काम नहीं किया। तो जो मुगल के समय में कला चल रही थी वो धीरे धीरे बिखर गई और छोटे छोटे शैलियों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पटुआ चित्र, पटुआ चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, कंपनी शैली के बाद में आधुनिक भारतीय चित्रकला, हाँ, आधुनिक भारतीय चित्रकला, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बंगाल शैली, राजा रवि वर्मा का पूरा समय कि उन्होंने किस तरीके से यूरोपीय शैली में काम करते हुए भारतीय पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए। फिर बंगाल शैली आ जाएगा। बंगाल शैली के बाद में पूरा समकालीन कलाकारों का दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रम होगा आपका पढ़ने का। तो आधुनिक भारतीय कला, और इसी क्रम में आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे, समकालीन कलाकार। आगे क्या पढ़ेंगे, समकालीन कलाकार, जिसका वेटेज 2019 वाले परीक्षा में, यानी कि जो 2016 वाली वैकेंसी थी उसमें, और बाद में 2021 वाले पेपर में भी खो रहा है। तो समकालीन कला आ जाएगी। तो ये तो हो गया कला का इतिहास, इससे सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ लोक कला, हाँ, लोक कला आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे ऐसे धार्मिक साहित्यिक पुस्तकें हैं जिनका संबंध कला से रहा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसी में आपको सडंग देखने को मिलेगा। हाँ, वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र में एक टीका लिखेंगे जयमंगला के नाम से यशोधर पंडित, सडंग, हाँ, कला के जो 6 अंग हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे कला के तत्व, कला के तत्व, संयोजन के सिद्धांत, ठीक है ना, संयोजन के सिद्धांत। तो ये सब आपको पढ़ना है। अच्छा, जो वास्तुकला है वो हमने इसी में इंक्लूड कर लिया। जैसे मुगल के टाइम की जो वास्तुकला है वो आपको उसी साथ में पढ़ा दिया जाएगा कि जो मुगल स्थापत्य हैं, यानी कि ताजमहल बना, लाल किला बना, तो ये सब उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये पूरा मोटा माटी एक सिलेबस है जो आपको तैयार करना है टीजीटी कला के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर बेस, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जाम से 6-7 महीना पूर्व या 1 साल पूर्व अगर किसी कलाकार की मृत्यु हुई है, या किसी कलाकार को पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, कालिदास सम्मान, कोई सम्मान मिला है, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है। या कोई मूर्ति नई स्थापित की जा रही है, या कोई नया काम, जैसे हड़प्पा सभ्यता के किसी साइट पर कुछ नया मिल जाए, तो करंट अफेयर्स में ही वो सब आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के भी सवाल थोड़े बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसको आप करंट कह लें या विविध कह लें, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है ना।
अब अगर आप सिलेबस देखेंगे, केवल टीजीटी कला का सिलेबस देखेंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उपलब्ध करवाया है, उसके आधार पर अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। कि जितना सिलेबस में लिखा है उतना ही पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अजीब बात है कि आपके टीजीटी कला के सिलेबस में वेस्टर्न आर्ट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जो पाश्चात्य कला है वो नहीं लिखा हुआ है। और पाश्चात्य कला के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाश्चात्य कला आपके सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उस सिलेबस को मैंने ना दिखा करके वो बताने का प्रयास किया जो सीधे आपके परीक्षा में आते हैं। वो सिलेबस आपने देखा होगा, हमने कई बार दिखाया भी है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि टीजीटी कला का सिलेबस क्या है चयन बोर्ड के हिसाब से। उस सिलेबस को देख करके आप आंकड़ा लगा ही नहीं पाएंगे कि आपको कहां कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब ये टीजीटी और पीजीटी में अंतर कैसे हो जाएगा? जो पीजीटी का सिलेबस है साथियों, वो टीजीटी से इतना ही अलग है कि पीजीटी में पाश्चात्य कला है, सिलेबस में लिखा हुआ है, चयन बोर्ड ने लिख दिया है और सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या किसी अध्यापक को पाश्चात्य कला टीजीटी वालों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? भाई ये तो विचार और विमर्श की बात है कि जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है अध्यापक उसको पढ़ाएगी छोड़ दे। तो बहुत सारे अध्यापक पाश्चात्य कला को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी कठिन है और बहाना क्या होता है उनके पास कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं जितने भी बैच मेरे चले हैं सब में कंप्लीट पाश्चात्य कला हमने पढ़ाई है, ताकि उसमें टीजीटी जो हमारे साथी दे रहे हैं उनका भी लाभ हो जाए, जो पीजीटी दे रहे हैं उनका भी लाभ हो जाए। और टीजीटी में सवाल पूछा ही पूछा जाता है, 7 से 8 सवाल भी अगर पूछा जा रहा है तो वो आपको फेल कराने के लिए पर्याप्त है अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो पूरा पाश्चात्य कला भी हमें पढ़ना होता है, इसीलिए हमने इसमें लिख दिया है पाश्चात्य कला। तो टोटल 16-17 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये पूरी तैयारी करने में आपको 2.5 से 3 महीना लगता है, यानी कि 75 से 70 से 90 दिन का समय लगता है। कई बार जब ये होता है कि परीक्षा थोड़ा दूर है तो हम लोग भी थोड़ा स्मूथ तरीके से थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं कि चलो ठीक है 15-20 दिन, 1 महीना लेट भी हो जाता है। लेकिन इस सिलेबस को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये 2.5 से 3 महीने का सिलेबस है। और अगर जल्दबाजी में कभी खत्म करना हो कि मान लो एग्जाम का डेट आ जाता है तो बहुत मेहनत करके इसको 2 महीने में भी कवर किया जा सकता है, कंप्लीट बिना कुछ छोड़े हुए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इसकी कठिनाई ये है कि विषय जो है ऐसा है कि थोड़ा अलग है, और दूसरा ये है कि इसमें तथ्य आपको बहुत याद करने पड़ते हैं, यही इसकी कठिनाई है और इसकी कोई कठिनाई नहीं है। तो ये है पूरा सिलेबस, और किस तरीके से हमें पढ़ना है वो इस हायरार्की को देख करके आप समझ गए होंगे। हम जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम वहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे जहां से मानव की सभ्यता विकास का रूप लेती है। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक मानव है जिसके पास घर नहीं है, जो कि पत्थरों के प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफाओं में रहता है, पशुओं का जो छोड़ा हुआ मांस है उसको खाता है, वृक्षों से फल तोड़ करके खाता है, ना कृषि करना जानता है, ना ही वो बस्तियां बना करके रहता है। तो उस समय की जो कला है, जब वो रेखा चित्र खींच रहा होता है, होशंगाबाद, भीमबेटका, मिर्जापुर गुफाओं में देखने को मिलता है, वहां से लेकर के फिर जब वो बस्तियों का निर्माण करता है, हाँ, कृषि करना प्रारंभ करता है नवपाषाण काल में, फिर हड़प्पा सभ्यता में उन बर्तनों पर वो चित्र बनाता है, हाँ, मूर्ति कला को विकसित करता है। उसके बाद में जब प्राचीन गुफाओं में आप आते हैं तो भित्ति चित्रण प्रारंभ हो जाता है, हाँ, भित्ति चित्रण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हड़प्पा सभ्यता में पूरी हो जाती हैं। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। तो रोटी कपड़ा मकान जब उसका पूरा हो जाता है तब उसका ध्यान कला पर जाता है। अब अपने आप से ही खुद सोचिए कि आपका मन कला की तरफ कब जाएगा? जब आपको भूख लगी हो? नहीं जाएगा। जब आप परेशान हो? नहीं जाएगा। जब आप ठीक ठाक स्थिति में हो, आपका सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब आपको आनंद प्राप्ति के लिए इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तब कला का जन्म होता है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में भित्ति चित्र बनने प्रारंभ होंगे। उससे पहले की जो कला है साथियों, आप हड़प्पा सभ्यता की कला को देखेंगे तो एक प्रकार की उपयोगी कला है। उन्होंने जो उपयोग के लिए बर्तन बनाए उसमें ही थोड़ा सा अलंकरण कर दिया, अलग से कोई कैनवास पर कोई पेंटिंग नहीं बनाई गई, समझ रहे हैं ना। तो कला वहां पर क्या थी? उपयोगी थी। फिर वहां से सभ्यता आगे बढ़ी तो भित्ति चित्र खूब बनी।
अजंता में, जोगीमारा में, बाघ में, सिगरिया में, यहाँ पर आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। वहां से जब सभ्यता और आगे बढ़ी तो पाल एवं जैन शैली आ गया, जहां पर लघु चित्र बनने शुरू हो गए, यानी कि वह चित्र जिनको आप उठा करके कहीं लेके जा सकते हैं। भाई भित्ति चित्र जो कि दीवारों में बनते हैं, आप दीवार को खोद करके कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। तो लघु चित्र बनने प्रारंभ हो गए पाल एवं जैन शैली के समय में। शुरुआत में ताड़पत्र पर बने, जो कि एक प्रकार की पत्ती होती है, और फिर भोजपत्र पर बने, जो कि एक पेड़ का छाल होता है। फिर बाद में कागज का प्रयोग हुआ, पाल शैली, जैन शैली विकसित होती है। फिर वहां से आगे जब बढ़ता है कारवां तो राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली के समानांतर ही मुगल शैली भी जन्म लेती है, जो कि ईरान से आई हुई होती है ना, और उसमें भारतीय पुट मिल जाता है। मुगल शैली जब समाप्त होती है औरंगजेब के टाइम पर, तो कंपनी शैली और पहाड़ी शैली का शक्ल लेती है। और वो जब धीरे धीरे समाप्त होता है तो भारत में कला में एक आधुनिकता देखने को मिलती है, जो कि राजा रवि वर्मा और अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रयासों से आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा इतिहास चलता है, और ये पूरा इतिहास अगर क्रमवार आप पढ़ लेंगे तो फिर तथ्य को याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, और सबसे पहले समझेंगे कला विषय है क्या, और यहीं से आपकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रागैतिहासिक कला में एंट्री कर जाएंगे। तो कला विषय क्या है, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कला, जब आप कला शब्द को समझते हैं, हाँ, लोग कहते हैं कि बड़ा कलाकार है, किसी के बारे में कहते हैं ना कि ये बड़ा कलाकार है। तो जब वो कलाकार कहते हैं तो इसका मतलब कि अगर कोई किसी भी काम को बहुत बारीकी से, बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से करता है तो उसको कलाकार कह दिया जाता है। ठीक है ना। एक सामान्य समझ है कला की, कला को लेकर के, बाकी परिभाषाएं तो अलग अलग है। तो कला का मतलब कि कोई भी काम अगर सुंदरता पूर्वक किया जाए तो कला है। हाँ, सुंदरता पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो क्या है, कला है। अब कला शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये कल धातु से हुआ है। किससे हुआ है, कल धातु से। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है सुंदर, मधुर, कोमल। तो ये इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है। अच्छा, कुछ विद्वान मानते हैं कि कला शब्द की उत्पत्ति जो है वो कड़ धातु से हुआ है। किससे, कड़ धातु से हुआ है। लेकिन इसका भी मतलब जो है वही है जो यहाँ मतलब है कि सुंदरता, प्रसन्नता, कोमलता, इसको देख करके आप प्रसन्न होते हैं, आपको आनंद की अनुभूति होती है, तो इसका भी अर्थ वही निकलता है। इसका मतलब होता है प्रसन्न करना। तो किताबों में आपको ये दोनों कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है, और ये दोनों अलग अलग प्रकार के विद्वानों का मानना है, उनके अलग अलग मत है। कला कल धातु से बना हुआ है कि कड़ धातु से बना हुआ है। कल धातु को ज्यादा विद्वान मानते हैं, तो आप लोग इसको ज्यादा याद रखेंगे कि कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कल धातु से हुई है। ठीक है ना। आगे देखेंगे आर्ट। तो कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है आर्टन या आर्ट्स शब्द से। किससे, आर्टन या आर्ट्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ग्रीक रूपांतरण में इसको तेखने कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तेखने। इसको क्या कहा जाता है, तेखने कहा जाता है, तेखने इसको कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो आर्ट शब्द है ये प्रचलन में आया 13वीं सदी में। कब, 13वीं सदी में प्रचलन में आया। तो पाश्चात्य कला में इसको आर्ट कहा जाता है, भारतीय कला के संदर्भ में आप इसको कला कहते हैं। ठीक है ना। कला हिंदी है और उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, आर्ट है। तो आर्ट बना है आर्टन शब्द से या आर्ट्स शब्द से, और इसका मतलब भी होता है सुंदरता। हाँ, सुंदरता, इसका भी मतलब क्या होता है, सुंदरता होता है। ग्रीक रूपांतरण में इसको तेखने कहा जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये सवाल भी पूछ सकता है कि सबसे पहले आर्ट शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो ये 13वीं सदी में हुआ है। लेकिन भारतीय व्यवस्था में अगर पूछे तो भारत में कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है, भारत में ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें कला शब्द का पहला वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, कला का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र में, अब नाट्य शास्त्र क्या है, ये पांचवा वेद माना जाता है। क्या, इसको पांचवा वेद कहा जाता है, पांचवा वेद। और इसको किसने रचित किया, भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने
प्रथम शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र के नाम से, जिसमें सबसे पहले कला के बारे में प्रामाणिकता से बात किया गया। इसमें नाट्य के बारे में, संगीत के बारे में, अभिनय के बारे में, मूर्ति के बारे में, चित्रकला के बारे में पूरा उल्लेख दिया गया है। इसमें रसों के बारे में बताया गया है, उनके अस्थायी भावों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी भारतीय कला में किससे होती है? नाट्यशास्त्र से होती है, क्योंकि प्रथम सदी ईस्वी में रचित है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कला शब्द का इतिहास। अब देखेंगे कला की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं। पाश्चात्य जो जानकार है उन्होंने क्या परिभाषा दिया, और जो भारत के जानकार लोग हैं उन्होंने क्या परिभाषा दिया, उसको हम लोग देखेंगे। कला की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा दिया प्लेटो ने, कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। इसका मतलब क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया कि हमने इस सत्य का निर्माण कर दिया है जो आप देख पाते हो। तो इसका मतलब कि प्रकृति ने, जैसे सनातन कोई सनातनी है तो कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश या ईश्वर ने सबको बनाया है। अगर कोई इस्लाम का है तो वो कहेगा अल्लाह ने बनाया है। अगर कोई दूसरे धर्म को मानता है तो कहेगा हमारे ईश्वर ने बनाया है। तो किसी भी ईश्वरीय सत्ता जिसको आप मानते हैं, उसने जो इस पूरे प्रकृति का निर्माण किया है, इसी को क्या कहा जाता है? सत्य कहा जाता है कि ये सत्य है। हाँ, ये सत्य है। जो आप पर्वत देख रहे हो, जो आप पहाड़ देख रहे हो, जो आप नदियां देख रहे हो, जो आप इंसान देख रहे हो, जो आप जानवर देख रहे हो, जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो, यही सब क्या है? सत्य है। और इन्हीं सत्य की अनुकृति करना, इन्हीं सत्य की अनुकृति बनाना जो है क्या है? कला है। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा कि सत्य की अनुकृति ही कला है। फिर अरस्तु आते हैं। अरस्तु ने कहा कि कला सत्य का अनुकरण है। अनुकृति और अनुकरण में बहुत बारीक सा अंतर है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज को देख करके उसका नकल करना। अनुकृति का मतलब होता है कि हूबहू ऐसे बना देना। तो इसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन परिभाषिक अंतर जरूर है, शब्दों में बहुत बारीक सा अंतर है। तो अरस्तु ने क्या कहा? कला क्या है? सत्य का अनुकरण है। आगे देखेंगे, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये किसने कहा? फ्रायड ने कहा। फ्रायड ने क्या कहा कि कला जो है वो दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। यानी कि एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो आपके भीतर वासनाएं दबी हुई हैं, उनको जब आप अभिव्यक्त कर देते हैं कैनवास पर, भित्ति पर, हाँ, या मूर्ति के रूप में, तो वो कला है। अभिनय के रूप में, कई बार संगीत के रूप में, कई बार नृत्य के रूप में, वो क्या है? कला है। ये परिभाषा किसने दिया? फ्रायड ने दिया। और साथियों एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे वाक्य लिख करके आता है कि ये परिभाषा किसने दिया है, तो आपको याद करना पड़ेगा। कला क्या है? सहजा अनुभूति है। कला क्या है? सहजा अनुभूति है। और ये परिभाषा दिया क्रोचे ने। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला क्या है? भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और ये सिद्धांत किसने दिया? हीगल महोदय ने दिया। तो ये बात भी वैसी ही है। भौतिक सत्ता मतलब जो प्रकृति में आप देख रहे हो। भौतिक का मतलब वो सारी चीजें जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप महसूस कर सकते हो, देख करके, छू करके, वो सब भौतिक है। ठीक है ना। तो भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करना ही कला है। ये किसने कहा? हीगल ने कहा। तो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा करके कह रहे हैं। ठीक है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ये सुना ही नाना विधि संता। हाँ, तो हरि अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं। तो इस प्रकार कला की अलग अलग परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबका तात्पर्य, सबका मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है। आगे देखेंगे, कला विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति है। कला विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? रस्किन ने कहा। कला क्या है? विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो आप सोच रहे हो उसको जब आप अभिव्यक्त कर देते हो, उसको भौतिक दुनिया में ले आते हो, जो आपकी आत्मिक दुनिया है, यानी कि जब अंदर से महसूस कर रहे हो, जब उसको भौतिक दुनिया में उतार देते हो, कैनवास पर, कागज पर, भित्ति पर या मूर्ति के रूप में, तो वो क्या है? वो आपकी अभिव्यक्ति है और वो कला है। ये किसने कहा? रस्किन ने कहा। कला विचारों एवं भावों की क्या है? अभिव्यक्ति है। आगे देखेंगे साथियों,
कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो परिभाषा थोड़ी सी अलग, जो मैंने बताया ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक ही हरि के अनेक कथाएं हैं। तो कला की अनेक परिभाषाएं, सबका अर्थ एक है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति करता है। रस्किन और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के वाक्य में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। रस्किन ने क्या कहा कि विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति कला है, हाँ, और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने थोड़ा सा घुमा करके कहा कि कला में मनुष्य क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सच्ची कलाकृति दैवी पूर्णता की प्रतिकृति होती है। ये किसने कहा? माइकल एंजेलो ने कहा। माइकल एंजेलो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। हम लोग पाश्चात्य कला में जब पढ़ेंगे पुनर्जागरण कला, तो चरम पुनर्जागरण कला के इटली के कलाकार हैं। इन्होंने क्या कहा कि सच्ची कलाकृति जो है, सच्ची कलाकृति क्या है? दैवीय पूर्णता, यानी कि देवताओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा जो बनाई गई पूर्णता है, उसी की प्रतिकृति है, यानी कि उसी का कॉपी है। सेम बात सब लोग कह रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या कहा कि सच्ची कलाकृति दैवी पूर्णता की प्रतिकृति होती है। यह माइकल एंजेलो का कथन है। आगे देखेंगे, कला अनुभूति है। कला क्या है? अनुभूति है। ये किसने कहा? श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा। ये भी कला समीक्षक हैं, तो उन्होंने कहा कला क्या है? अनुभूति है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और परिभाषाएं सिर्फ इतनी ही नहीं है साथियों, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो 7, 8, 10 परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ये आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कला के प्रकार, कला के प्रकार, ठीक है ना। तो वैसे तो कला कई प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की कलाएं होती हैं। 64 प्रकार के कलाओं का उल्लेख वात्सायन ने कामसूत्र में किया है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है कि कितने जो है कलाएं होती हैं। तो कलाएं बहुत प्रकार की होती हैं, परंतु यहाँ पर जिस दृश्य कला की आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका मुख्यतः 3 वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और इसके अलावा 2 कलाएं आपको और, मृदभांड की कला और मुद्रा की कला। तो ये कुल मिलाकर के 5 कलाएं आपको यहाँ पर वर्गीकरण देखने को मिलता है। कला तो बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ना कि वात्सायन ने कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया। लेकिन दृश्य कलाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण कला है वो क्या है? चित्रकला, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्तिकला भी आपके एग्जाम में खूब महत्वपूर्ण है। वास्तुकला भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इसके अलावा मृदभांड की कला और मुद्रा कला, तो ये कलाओं का सामान्य वर्गीकरण है। इनका थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग समझते हुए चलेंगे, एक ब्रीफ करते हुए चलेंगे कि इन शब्दों का मतलब आखिर है क्या। ठीक है ना। चित्रकला, चित्रकला क्या होता है? चित्रकला मतलब कि किसी द्विआयामी धरातल पर रेखा खींच करके किसी भी भाव को एक ढांचे में, एक रूप में अभिव्यक्ति दे दिया जाए, इसको आप क्या कहेंगे? चित्रकला कहेंगे। तो चित्रकला हमेशा द्विआयामी धरातल पर बनाया जाता है। द्विआयामी धरातल का मतलब कि जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी कि 2 ही आयाम हो, 2 ही डायमेंशन हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? द्विआयामी। तो कई बार आपको सवाल देखने को मिलेगा कि फलाने ने 3D पेंटिंग बनाई। हाँ, मोनालिसा को 3D पेंटिंग कहा जाता है कि 3D पेंटिंग है। तो 3D पेंटिंग कैसे बन जाती है भाई? अगर चित्रकला केवल द्विआयामी धरातल पर बनता है तो 3D पेंटिंग कैसे होती है? साथियों, कभी भी कोई पेंटिंग 3D नहीं होती है। बस कलाकार अपने कलाकृति के द्वारा उसको ऐसा बनाता है कि वो देखने में 3D लगता है, ना कि वो 3D होता है। तो चित्रकला हमेशा 2D ही होती है, वो देखने में 3D लग सकती है लेकिन कभी होती नहीं है। मूर्तिकला, मूर्तिकला क्या है? ये 3D है। मूर्तिकला क्या है? 3D है। इसमें लंबाई होता है, इसमें चौड़ाई होता है और इसमें मोटाई होता है, यानी कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, तो ये 3D होती है। हाँ, अब ये पत्थर से बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है, पत्थर को जो है काट छांट करके बनाया जाता है, हाँ, धातुओं से भी बनाई जाती है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा इतिहास आगे पढ़ेंगे ही। वास्तुकला का मतलब होता है जैसे आप कोई भवन का निर्माण कर रहे हो, हाँ, किसी सभागार का निर्माण कर रहे हो, तो ये सब कलाएं वास्तुकलाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे मृदभांड की कला, यानी कि जो आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कला क्या कहलाएगी? मृदभांड
कला कहलाएगी। मुद्रा की कला, हाँ, जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, आप प्राचीन काल में देखते हैं सिक्कों की ढलाई होती तो उस पर बड़ी कलाकृतियां की जाती हैं, तो उसको मुद्रा कला कहा जाता है। तो ये कला का सामान्य वर्गीकरण है। अब आगे देखेंगे, 18वीं सदी में कला के मुख्यतः दो भेद देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी में मुख्यतः कला के दो भेद देखने को मिलते हैं। एक है आपकी उपयोगी कला, एक क्या है, उपयोगी कला, और इसको क्या कहा जाता है, कारू कला। क्या कहा जाता है, कारू कला इसको कहा जाता है, उपयोगी कला। और उपयोगी कला क्या है, आपके जीवन में जो सामग्री का प्रयोग होता है वो आपके लिए क्या है, उपयोगी है, और उसमें जो कलाकारी की जाती है उसको उपयोगी कला कहा जाता है। जैसे बढ़ई कोई शानदार सा कोई आकृति बनाए लकड़ी से, तो वो आपके लिए उपयोग की चीज होती है, लेकिन उसमें कलाकारी भी की जाती है। ठीक है ना, देखते हैं दरवाजे बहुत सारे बनाए जाते हैं तो उसमें बड़ा आकार बढ़ई लोग बनाते हैं। सोनारगिरी, सोना में बहुत सारी आकृतियां बना दी जाती हैं, ये क्या है, उपयोगी कला है। सोना का आदमी प्रयोग करता है साज सज्जा के लिए, हाँ, अंगूठी चैन सब लोग पहनते हैं, तो उसमें क्या कलाकारी की जाती है। ये सब कैसी कलाएं हैं, ये कलाएं उपयोगी कलाएं हैं। या पुस्तक छापने की कला, पुस्तकों का उपयोग करता है इंसान अपने जीवन में, तो ये कैसी कला हो गई, उपयोगी कला हो गई। तो सामान्य जीवन में प्रयुक्त सामग्री का निर्माण और सुंदरता से उसको किया जाए तो ये क्या हो जाएगी, उपयोगी कला हो जाएगी। जैसे बढ़ईगिरी, सोनारी, पुस्तक कला, पोस्टर कला आदि। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे, ललित कला। तो पहला वर्गीकरण क्या था, उपयोगी कला, और दूसरा क्या है, ललित कला। ललित कला को चारू कला कहा जाता है। तो दो वर्गीकरण, कारू और चारू। कारू कला का मतलब उपयोगी कला और चारू कला का मतलब ललित कला। इसमें क्या होता है, मनोभावों की अभिव्यक्ति के द्वारा दर्शक को भाव अनुभूति होती है, यह सौंदर्य प्रधान कला होता है। तो ये जो ललित कला है ना, ये उपयोगी कला नहीं है। उपयोगी दूसरे सेंस में हो सकता है, हाँ, जैसे कोई नृत्य देख करके आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो, तो ये भी आपके लिए उपयोगी है, हाँ, लेकिन सामान्य जनजीवन में जो उपयोग होता है वो अलग है। तो ये क्या होता है, ये भाव के द्वारा आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी उपयोगी है, लेकिन इसका कोई भौतिक उपयोग इंसान के जीवन में नहीं होता है। तो ऐसी कलाओं को ललित कला कहा जाता है। जैसे नृत्य कला है, संगीत कला है, काव्य कला है। जैसे रश्मि रथी आपने पढ़ा दिनकर जी का, तो रश्मि रथी पढ़ करके आपका कौन सा काम बन जाएगा, आप रश्मि रथी पढ़ेंगे तो आपके घर में चाय बन जाएगी, नहीं, हाँ लेकिन अगर आपने किसी ठठेर से बर्तन बनवा लिया तो उसका उपयोग करके आप चाय बना सकते हैं। हाँ, तो ये अंतर है ललित कला में और उपयोगी कला में। तो ललित कला में चित्रकला आपकी आ जाएगी, नृत्य कला, संगीत कला, ये सब कलाएं, काव्य कला, मूर्ति कला, ये सब क्या है, ललित कलाएं हैं, और इससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, और ये सौंदर्य प्रधान होता है। क्या होता है, सौंदर्य प्रधान होता है। ललित कलाओं में देखेंगे काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। ठीक है ना, तो ये 5 कलाएं हैं जिनको ललित कला कहा जाता है, यानी कि ये आनंदानुभूति के लिए ये कलाएं होती हैं। ठीक है ना, और ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी कला है, तो ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी कला मानी जाती है, काव्य कला, और सबसे कम श्रेष्ठ, हाँ, या सबसे निकृष्ट कला आप कह सकते हैं, वो वास्तुकला माना जाता है ललित कलाओं में। ठीक है ना, तो ये क्या है, ललित कलाओं का वर्गीकरण है। तो ये तो हो गया कला का वर्गीकरण। अब देखेंगे कि कला का उद्देश्य क्या है, कला की उपयोगिता है क्या, क्यों कला, हाँ, कला क्यों चाहिए जीवन में। तो उसके लिए क्या कहा गया है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदाम। भारत में क्या है कि जीवन में इंसान के 4 चीजें हैं, क्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है, ये जीवन के प्रयोजन है, 4 प्रयोजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो कला है ये इसी प्रयोजन में सहायक होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में क्या है, ये कला सहायक है, और इसी उद्देश्य से कला मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कला नाम प्रवरम चित्रम, जो चित्रकला है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए
बहुत ही आवश्यक है, ये इस प्रयोजन के लिए जरूरी है। आगे देखेंगे, मांगल्य प्रथम दोत्यद गृह यत्र प्रतिष्ठितम। तो जिस घर में चित्रकला स्थापित होता है उस घर में मंगल होता है हमेशा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हमने प्रकृति का निर्माण कर दिया, सत्य का निर्माण कर दिया, अब उसकी पूजा करने के लिए लोग चित्रकला बनाएंगे और उसके आधार पर उसकी पूजा करेंगे, उसके प्रति अपनी सकारात्मकता को व्यक्त करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा था। तो भारत में जो कला का उद्देश्य है वो क्या है? जीवन के 4 प्रयोजन है, उन्हीं प्रयोजनों को समाहित करने के लिए, उसी प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए इसका भी प्रयोग है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, अब इन शब्दों को भी हम लोग समझ लेंगे कि भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या क्या है। हमने इसमें क्या क्या समझा इस पूरे क्लास में? शुरुआत में हमने ये देखा कि कला शब्द का इतिहास क्या है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है। हाँ, फिर हमने ये देखा कि उनका प्रकार क्या है, फिर उन प्रकारों का हमने पूरा वर्गीकरण किया, उसको हमने समझा। फिर हमने ये समझा कि कला का उद्देश्य क्या है। और अब हम बात करेंगे कि भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता भारतीय चित्रकला की क्या है? इसमें धार्मिकता आपको खूब देखने को मिलेगा। और दुनिया की किसी भी कला को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको धार्मिकता देखने को मिलेगा। धर्म क्या है? इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि धर्म जो है संस्कृति से जुड़ा होता है। किससे? संस्कृति से जुड़ा होता है। और संस्कृति का मतलब क्या होता है? वे ऑफ लिविंग। हाँ, वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने के तरीके को आप क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति का संबंध किससे होता है? धर्म से। तो इंसान का पूरा जीवन धर्म से जुड़ा होता है, इसीलिए इंसान का जो जुड़ाव है भावनात्मक रूप से धर्म से बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर में आप भले ही ना, लेकिन बड़े बुजुर्ग उठते होंगे, सुबह कुछ पूजा पाठ करते होंगे। एक नियम होगा कि हफ्ते में नहीं तो सोमवार को जल चढ़ाने जाना है या नवरात्र में पूजा करना है। तो इसका मतलब कि वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है। कोई इस्लाम में है तो उसके घर में कोई नमाजी है, वो जैसे ही अजान होता है तो नमाज पढ़ने के लिए जाता है। तो आप चाह कर या ना चाह कर उस व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि धर्म इंसान के साथ बिल्कुल चस्पा कर दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी संस्कृति का हिस्सा है। तो दुनिया की किसी भी कला में अगर आप देखेंगे तो धर्म आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारतीय कला में भी धर्म का महत्व बहुत ज्यादा है। चित्रकला में अगर आप देखेंगे तो धार्मिकता का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ही आप देखते हैं पाल शैली में, तो पाल शैली में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र बने हैं। जैन शैली में आप देखेंगे महावीर से संबंधित चित्र बने हैं। इसके अलावा सनातन के भी चित्र बने हैं। आप राजस्थानी शैली में देखेंगे तो कृष्ण लीलाओं के बहुत सारे चित्र बने हैं। अगर आप मुगल में देखेंगे तो मुगल में भी धार्मिकता है। अकबर के टाइम पर आपको दास्तान अमीर हमजा का चित्रण मिलेगा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा की वीरता की कहानी है। आपको वहीं पर रज्मनामा मिलेगा, जो कि महाभारत है, जिसमें कृष्ण है, जिसमें पूरी महाभारत का वर्णन है, उसका चित्रण आपको देखने को मिलेगा। अब पहाड़ी कला में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया गया है। आप जब आधुनिक कला में आ जाएंगे तो राजा रवि वर्मा के चित्रण का विषय क्या है? विश्वामित्र, राजा हरिश्चंद्र, लक्ष्मी, सरस्वती, राम, ये सब उनकी विषय वस्तु हैं। तो इसका मतलब कि धार्मिकता का प्रयोग भारतीय कला में भी देखने को मिलता है। तो दूसरी विशेषता है वो क्या है? अंतः प्रकृति से अंकन। अंतः प्रकृति से अंकन, दूसरी विशेषता क्या है साथियों? अंतः प्रकृति से अंकन। इसका मतलब यह है कि भारतीय कलाकारों ने वो नहीं बनाया जो कि उन्होंने देखा। जैसे अगर वो ये देख रहे हैं कि कोई चीज ऐसी है, पेड़ ऐसा है, पर्वत ऐसा है, नदी ऐसा है, तो उन्होंने उसको नहीं बनाया। अगर उसको बनाते तो उसको यथार्थवादी चित्रण कहा जाता है, कि जैसा देखा हूबहू बना दिया। ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने उसको वैसा बनाया जैसा होना चाहिए। यानी कि जो उनका सत्य है वो उनके अंतःकरण से प्रेरित है। आप इस बात को समझने का प्रयास करना। एक ऐसा है कि देख करके चित्रण किया जाए। पाश्चात्य कला में बहुत ज्यादा यथार्थवादी चित्रण है, जो जैसा है उसको वैसा बना दो, ठीक है ना। लेकिन जो भारत में चित्रण है ये क्या है? ये अंतः प्रकृति से इसमें अंकन किया गया है।
यानी कि आप जो सत्य मानते हैं उसको चित्रित करेंगे, ना कि जो बाहर आपको दिख रहा है उसको सत्य मान करके चित्रित करेंगे। तो ये भारतीय चित्रकला में देखने को मिलता है। आदर्शवादिता, आदर्शवादिता, तो जो आदर्श है, हाँ, राम है, कृष्ण है, ठीक है ना, या आप देखेंगे कि मुगल टाइम में मोहम्मद साहब के चाचा की कहानियां हैं, तो आदर्शों का चित्रण भारत में खूब देखने को मिलता है। अलंकारिकता, अलंकारिकता तो हर जगह की कलाओं में आपको देखने को मिलेगी। अलंकारिकता का मतलब कि साज सज्जा, तो भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजस्थानी मुगल शैली में आपको हाशिए देखने को मिलेंगे, यानी कि चित्रकला बनाई गई है किसी बात को कहने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, साथ में उसमें फूल पत्ती बना दिया गया, स्वास्तिक बना दिया गया, कुछ चित्र जो है अलग सी चीजों को बना दिया गया ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो अलंकारिकता का भी खूब प्रयोग आपको देखने को मिलता है। प्रतीकात्मकता, प्रतीकों का भी खूब प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्तिक बना दिया जाए, बंसी बना दिया जाए, हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब प्रतीक हैं। तो प्रतीकों का भी आपको खूब प्रयोग देखने को मिलता है। रेखा एवं रंग, जो भारतीय कला है साथियों, वो रेखा प्रधान है। कैसी है? वो रेखा प्रधान कला है। तो यहां पर रेखा और दूसरे नंबर पर क्या प्रधान है? रंग। तो रेखा और रंग का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये जो विशेषताएं हैं ये दुनिया भर के सभी कलाओं में देखने को मिलती हैं। कलाकारों के नाम, और एक अन्य विशेषता क्या है कि भारतीय कला में कलाकारों ने अपने नाम नहीं लिखे हैं। लेकिन जब आप मुगल शैली में देखते हैं, मुगल शैली में, तो मुगल शैली में कलाकारों के नाम जो है देखने को मिलते हैं चित्रों के साथ में। तो उससे पहले इक्का दुक्का ही चित्र में देखने को मिलता है, लेकिन मुगल शैली के बाद में ये प्रथा जो है देखने को मिलती है कि चित्रकार अपना नीचे सिग्नेचर कर देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। साहित्य पर आधारित, साहित्य पर आधारित जो भारतीय कला है वो क्या है? साहित्य पर आधारित है। कैसे? हम वेदों से कला की जानकारी लेते हैं। जैसे आपने देखा क्या, ऋग्वेद से सबसे पहले कला शब्द की जानकारी मिलती है। ये क्या है भाई? एक साहित्यिक ग्रंथ ही तो है, धार्मिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है। तो वेदों से आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मुगल टाइम में अगर आप देखेंगे तो बाबरनामा है, हाँ, शाहनामा है, इनसे आपको जानकारी मिलती है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा है, इनसे आपको चित्रकला की जानकारी मिलती है। और यही नहीं है, इनका चित्रण भी किया जाता है। अकबरनामा का चित्रण, बाबरनामा का चित्रण, तूतीनामा का चित्रण, महाभारत का चित्रण, रामायण का चित्रण, दास्तान अमीर हमजा का चित्रण, तो ये सब क्या है? ये साहित्य पर आधारित चित्रण है। जो उनके पात्र हैं उनको चित्रित किया गया है। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। कला अध्ययन के स्रोत, भारत में कला अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? कला अध्ययन के स्रोत में देखेंगे सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ, जिसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कला अध्ययन के स्रोत, आपको कला के बारे में जानना है तो आप क्या पढ़ेंगे? आपको वेद मिल जाएंगे, आपको रामायण मिल जाएगा जिसमें मय नामक कलाकार का वर्णन होता है, जो जब राम यज्ञ करते हैं तो वो माता सीता की एक सोने की प्रतिमा बनाता है। तो धार्मिक पुस्तकों से भी जो है हमें कला की जानकारी मिलती है। दूसरा हमारा स्रोत क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे राजा भोज की कृति, सोमेश्वर की कृति, इन सब कृतियों से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। या आप थोड़ा सा और आधुनिक में आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाबरनामा मिलेगा, आपको अकबरनामा मिलेगा। ये सब किसके बारे में बताती हैं? कला के बारे में आपको बताती हैं। मोहरों से, मोहरों से भी कला की जानकारी मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, हाँ, एक श्रृंगी पशु को दिखाया गया है मोहर पर, या बहुत सारे अलग अलग चित्रण आपको मोहरों पर देखने को मिलेंगे। तो मोहरों से भी हमें चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेखों से, जो शिलालेख प्राप्त हुए उनसे भी हमें कला की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिनसे हमें जो है कला की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन खंडहर, जो प्राचीन गुफाएं बची हुई हैं उनसे हमें कला की जानकारी मिलती है। जैसे अजंता, जोगीमारा, एलोरा, हाँ, सिगरिया, सित्तनवासल, इनसे हमें कला की जानकारी मिलती है। जब प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो मिर्जापुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका, यहाँ से हमें कला की जानकारी मिलती है। यात्रा वृतांत, जो कला, जो बाहर से यात्री भारत में आए, जैसे मेगास्थनीज है, फाहियान है, होयनसांग है,
ये लोग भारत की यात्रा करते हैं और भारत के बारे में जब बताते हैं तो भारत के बारे में बताएंगे तो कलाओं के बारे में बताएंगे, तो इनसे भी कलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आत्मकथा एवं राजाओं की जीवनी से, जैसे तुझ किए बाबरी जिसमें बाबर अपने बारे में लिखता है, तुझ किए जहांगीरी, या अकबरनामा जिसको अबुल फजल लिखता है, इन सब से हमें कलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है, भारतीय कला को जानने के स्रोत हैं। तो स्रोत में आपने क्या क्या देखा, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, मोहर और शिलालेख। इसके अलावा देखेंगे यात्रा वृतांत, प्राचीन खंडहर और आत्मकथाएं। तो ये है साथियों कला का जो है परिचय, जिसमें आपने देखा कि कला शब्द कहाँ से आता है, उसका प्रकार क्या है, वो भारत में क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने क्या क्या दी हैं। हाँ, इसके बाद आपने देखा कि भारत में जो कला है उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू, एक परिचय हुआ कला विषय का आपसे, ठीक है ना। सवाल यहाँ से भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो परिचय है। वास्तविक सिलेबस आपका स्टार्ट होगा जब हम प्रागैतिहासिक कला से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और साथियों मैं पढ़ाते वक्त मैंने बहुत सारे नए प्रयोग भी इसमें किए हैं, जैसे मैं चौपाइयाँ लिखता हूँ। हाँ, तो चौपाइयों में प्रयास ये होता है कि जो विषय वस्तु आपको थोड़ा सा कठिन लगता है उसको रुचिकर बना दिया जाता है। तो जैसे ही हम प्रागैतिहासिक कला से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ से आपको चौपाई के माध्यम से भी मैं चीज़ें समझाऊंगा। मैंने पिछले बैचों में वो प्रयोग किए हैं और लोगों को बड़ा उस जो है अच्छा उसका जो है एक फीडबैक हमें मिला है कि लोगों को पसंद आ रहा है, उनको मौज आता है पढ़ने में। तो ये तरीका होगा हमारा साथियों पढ़ने का। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और प्रागैतिहासिक कला से एकदम शुरुआत से हम लोग इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मार्च 2023 से। अब मैं बता दूं कि तरीका क्या होगा ज्वाइन करने का। ज्वाइन करने के लिए आपको एक तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको अपने 100 रुपये बचाने हैं तो 1 मार्च तक आप लोग अपना एडमिशन जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। ये डिस्काउंट उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है 9616827646, 9616827646। इस पर आपको फ़ोन करना है या व्हाट्सएप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं ज्वाइन करने का तरीका ही बता देता हूँ। जो फीस है हमारी 999 रुपये है और इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 899 रुपये आपकी फीस पड़ेगी। आपको इसका पेमेंट करना होता है इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे के द्वारा। उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देते हैं। फिर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलता है जहाँ पर मेरी क्लासेस आपको मिलेंगी, ये थ्योरी वाली। ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, हाँ, ये आपको ऐप पर मिलेंगी। तो ये क्लासेस आपको इस ऐप पर मिलेंगी, वो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे, फिर आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ये तरीका होगा। कई साथी ये पूछ रहे थे कि ये बैच कब तक चलेगा, या ये बैच एग्जाम तक चलेगा, या जो लोग नए प्राविधिक कला करके आए इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो वो इस बैच को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इस बैच का उद्देश्य है पूरा टीजीटी कला का जो सिलेबस हमने शुरुआत में 16-17 पॉइंट जो आपको समझाए थे, ये पूरा आपको पढ़ा देना हमारा उद्देश्य है। एक बार इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, ये बैच आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आवश्यकता किसकी पड़ेगी, रिवीजन की। और वो रिवीजन हम लोग यूट्यूब पर दिन रात करते रहते हैं, यानी कि पर डे वो रिवीजन होता रहता है। तो इस बैच का पूरा उद्देश्य क्या है, एक बार पूरा सिलेबस आपको पढ़ा देना, ठीक है ना। तो आपके अब सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए होंगे। फटाफट आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप करके या फोन करके संपूर्ण जानकारी ले लीजिए और बैच को ज्वाइन करिए। 1 मार्च से हम लोग क्लास को प्रारंभ कर देंगे। बाकी ये डेमो आपको कैसा लगा, इसका भी रिव्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।